Hello dear friends, you're most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज डेट 11 जुलाई 2020 सैटरडे शनिवार। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, पेज नंबर फर्स्ट, यहाँ पर मुठभेड़ में गैंगस्टर विकास दुबे का काम तमाम। माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरह की लैंग्वेज पेपर्स यूज करते हैं, कहीं पर भी ये लैंग्वेज उनको शोभा नहीं देती, काम तमाम ये सब। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो फूल मालाएं पहनाई जा रही है उनके मारने के बाद पुलिस वालों का जिस तरीके से, लेकिन ये पूरा मामला अभी संदिग्ध है, पूरा मामला संदिग्ध है। यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने न्यूज की रिपोर्टिंग की है, वहां पर ऐसे लगता है कि जैसे सही में ये एनकाउंटर लाइव लगता है, लेकिन इसके पीछे कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पीछे आपको दिखाएंगे कि यहां पर कहीं ना कहीं ये पूरा एनकाउंटर क्या रहा, संदिग्ध। इसके पीछे आने वाले समय में अगर मीडिया की रिपोर्टें सही रहेगी तो आने वाले समय में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर सही इसकी कहानी निकल कर आएगी। क्योंकि जो मुठभेड़ के मामले हैं यहाँ पर, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। द हिंदू में इस पर अब 10 दिन तक लगातार एडिटोरियल्स आएंगे और यहाँ पर आई थिंक अगर पेपर सही से रिपोर्टिंग करेंगे विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुए तो सही से यहाँ पर निकल के आएगा कि यहाँ पर पहले जीप बदल दी गई, जिस जीप से वो आ रहे थे उस जीप को बदला गया, जीप बदली हुई दिखी। यहाँ पर मीडिया के वाहन को पहले ही रोक दिया गया, जहां पर ये मुठभेड़ हुआ वहां से पहले मीडिया के वाहन को रोक दिया गया, मींस वहां पहुंचने ही दिया गया मीडिया को वाहन को। साथ में कैसे छीन ली निरीक्षक की पिस्टल, यहां पर ये भी प्रॉब्लम है। साथ में यहां पर भागने की बात की जा रही थी, उसके पैर में रोड थी, एंड क्यों हटा दिया गया क्षतिग्रस्त वाहन यहां पर। साथ में ही तेज रफ्तार में पलटी जीप, तो वहां पर जीप में कोई निशान नहीं आए, एंड खुद नियत्ता आया था सामने। यहां पर कई ऐसे सवाल हैं जो यहां पर इस मुठभेड़ से संबंधित है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगेन अगर आप समझ पा रहे होंगे एज ए एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के रूप में आप समझ पा रहे होंगे, तो यहां पर जिस टाइप से एनकाउंटर आजकल गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं और स्पेशली गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा पुलिस वालों के, इसमें एनकाउंटर में कई निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट विकास दुबे, लेकिन जिस तरीके से इंस्टेंट यहां पर जस्टिस मिल रहा है, जिस तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है, ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ पर एक सुविधा है, हमारे यहाँ पर लोकतंत्र की एक सुविधा है जहां पर न्यायपालिका फैसले देने में देरी करती है, लेकिन उस देरी में जो फैसले आते हैं उसको आप सही करो, ना कि उसका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के बजाय हम दूसरा रास्ता अगर अपना लें यहाँ पर, तो वो हमारे लिए यहाँ गलत होगा। एग्जाम्पल के लिए माय डियर फ्रेंड्स, यह पूरा मामला क्या है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अगर आप जा रहे हो तो इस तरीके के एक्ट को आप कभी भी ऑथेंटिफाई नहीं कर सकते। हो सकता है आप में से जो लोग देखते हो उनके फादर पुलिस में हो, पुलिस से संबंधित हो आप, उसके बावजूद भी एज ए एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाने के लायक अगर आपको बनना है तो ऐसे एक्ट को आप क्या नहीं कर सकते, ऑथेंटिफाई नहीं कर सकते। हमारे संविधान में हमेशा तीन अंगों को यहाँ पर महत्व दिया गया। एक है लेजिस्लेचर, एक है जुडिशरी, एंड एक है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव। और ये जो एक्ट किया गया, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का काम कितना था, केवल लॉ को लागू करना मींस लॉ एंड ऑर्डर को लागू करना। जुडिशरी का काम क्या है, यहाँ पर अगर कोई अपराधी है तो उसको अपराध की सजा देना। और यहाँ पर लेजिस्लेचर का काम सिर्फ इतना सा है कि कानून बनाना। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर लेजिस्लेचर में इस विधायिका है, एक तरफ से यहाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब जो ये कार्यपालिका जो है वही यहाँ पर न्यायपालिका बन चुकी है। मींस उसी के द्वारा न्याय दे दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है। इस तरीके की जो एक परंपरा चल गई है, जहां पर डियर फ्रेंड्स हमारा संविधान 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। उसमें अब मीडिया भी जुड़ गया है,
लेकिन मीडिया की जो रोल है वो कहीं ना कहीं मीडिया की रोल भी संदिग्ध लगती है। मीडिया भी परमानेंट सही रिपोर्टिंग नहीं करती है, राजनीतिक पार्टियों के इन्फ्लुएंस में आके मीडिया रिपोर्टिंग करती है। यहां पर समझना, यहां पर मेन काम किसका है? अपराधी को सजा देना, जुडिशरी। और जुडिशरी में जो प्रॉब्लम है कि यहां पर जजों की संख्या कमी है, टाइम ज्यादा लगता है, अनावश्यक बार बार जो हिरासत है उसकी डेट्स जो है उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। ये सभी जो प्रॉब्लम्स है इनका सोल्व किया जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, इनका सोल्व किया जाना चाहिए। न कि जो काम यहां पर किसका है? जुडिशरी का, न्यायपालिका का, उस काम को यहां पर किसके हाथ में दिया जाए? कार्यपालिका अपने हाथ में ले। यहां पर विकास दुबे मारा गया, उसने अपराध किया। सबसे बेस्ट क्या होता? एक अच्छा नजीर पेश होती है अपराधियों के सामने कि उसे पूरे ट्रायल करते, उसके ऊपर पूरा ट्रायल चलाते, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से पूरा काम होता। ट्रायल चलने के बाद अगर उसको फांसी की सजा भी मिलती तो कोई भी प्रॉब्लम किसी को नहीं थी। बट इस तरीके से आजकल क्या हो रहा है कि अगर किसी अपराधी का गठजोड़ अगर राजनीति से है और राजनीतिक जो लोग हैं वो कहीं उनका पर्दाफाश नहीं हो जाए तो अपराधी को गोली मार दी जाती है, टपका दिया जाता है। तो ये राजनीतिक संरक्षण के बिना कोई अपराधी बड़ा नहीं बनता। तो राजनीतिक वाले भी यहां पर जो सफेद पोश है वो भी सामने आए, उनके भी काली करतूतें सामने आए। इसलिए अपराधियों का जिंदा रहकर उनसे ट्रायल करना और ट्रायल के बाद उनसे पूछताछ करना, और वो भी कैमरे के सामने, तब जाकर हमारा जो लोकतंत्र है उसकी जो स्वच्छ भावना है वो क्या होगी? विकसित। अदरवाइज माय डियर फ्रेंड क्या होगा कि अपराधी, ये केवल एक अपराधी थे, इसके अलावा हमारे समाज में बहुत सारे अपराधी हैं जिन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। उन सभी से मुक्ति जब तक नहीं होगी और वो भी सही वे में, तब तक यहां प्रॉब्लम सपने वाली नहीं है। यहां पर हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये पहले भी हमने डिस्कशन किया माय डियर फ्रेंड्स। तो आई थिंक अगेन डेली उसी सेम न्यूज को डिस्कशन करने का कोई तुक नहीं है। यहां पेंगोंग सो लेक एंड फिंगर 4 से पीछे हट रहे चीनी सैनिक। तो यहां पर पेंगोंग सो लेक कहां है वो हमने पहले भी देखा था माय डियर फ्रेंड्स। फिंगर 4 कहां है वो भी मैंने आपको दिखाया था। तो यहां पर पहले एक बार देखते हैं कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी में वास्तविक नियंत्रण आने पर गतिरोध दूर करने के लिए कोशिशों के तहत चीन में पेंगोंग लोक इलाके में फिंगर 4 से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। और यहां पर चीन ने पेंगोंग सो क्षेत्र में सैनिकों की संख्या में कमी हुई है और फिंगर 4 एरिया जो है वहां से चीनी सैनिकाएं क्या हो रही है? पीछे हट रही है चीनी सैनिक। और यहां पर कुछ सूत्रों के द्वारा पेंगोंग सो लेक, फिंगर 4 एरिया से चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं और अगले कुछ दिनों में यह इलाका भी खाली हो जाएगा। हमने देखा कि गोगरा इलाका पॉइंट 14, पॉइंट 17A, उससे भी चीनी सैनिक क्या हट गए? लौट गए पीछे। और साथ में यहां पर चीनी सैनिकों ने गलवान जो घाटी है वहां पर फिंगर 4, फिंगर 5, हॉट स्प्रिंग इलाका उनको भी खाली कर दिया है। तो धीरे धीरे अब पेंगोंग सो जो लेक है उसका फिंगर 4 एरिया है, वहां से भी चीनी सैनिक जो है उनकी पीछे हटने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। साथ में सेना चौकसी भी बरत रही है माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर अगेन एलएसी पर वायुसेना चाहे सेना हो, दोनों अभी क्या है? सतर्क है कि चाइना पीछे से भी वार कर सकता है। इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। साथ में चीन ने यह भी कहा, उसके सुर बदल गए हैं कि हम साझेदार है, प्रतिद्वंदी नहीं। अब यहां पर देखना माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैंने पहले भी आपको बताया था माय डियर फ्रेंड्स कि पेंगोंग जो लेक है, अगर आप यहां देखोगे पेंगोंग लेक तो आपको समझ में आएगा माय डियर फ्रेंड्स कहां पर है पेंगोंग लेक। ये आपको समझ में आएगा, यहां पर समझना ये कहां पर है। यस, यहां पर मैंने कल भी बताया था कि पेंगोंग लेक पर ये पूरा प्रॉब्लम हुआ माय डियर फ्रेंड्स। पेंगोंग लेक वहां पर ये पूरा प्रॉब्लम चल रहा था। अगर पहले आप इसको मैप को देखोगे तो किस जगह पेंगोंग लेक है यहां पर देखें, दिस वन। यहां पर ये पूरा कौन सा पार्ट है? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी वाला ये वाला यहां पर है, ये एक्साई चीन है। यहां पर एलएसी के पास में ये जो रीजन है ये गलवान वैली, यहां पर हॉट स्प्रिंग और यहां पर पेंगोंग लेक। ये पेंगोंग लेक है। यहां पर प्रॉब्लम हुई है। पहले हमने मैप भी देखे थे पूरे। पेंगोंग लेक में आपने देखा कि गलवान रिवर, गलवान वैली से पीछे हट गए सैनिक।
यहाँ पर हॉट स्प्रिंग और गोगरा रीजन, यहाँ से भी पीछे हट गए सैनिक, मीन्स ये जो LAC है लाल कलर की, यहाँ से पीछे हट गए आर्मी, कौन, चाइनीज। यहाँ पर पैंगोंग सो लेक है, अब यहाँ से भी पीछे हट रहे हैं, और यहाँ से कहाँ से कि यहाँ पर जो फिंगर 4 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 यहाँ तक इंडिया का पार्ट है, लेकिन फिंगर 4 के एरिया में यहाँ तक चाइनीज आर्मी आ गई थी, जबकि फिंगर 4 से लेकर 8 तक ये डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पर कोई भी आर्मी आकर अपना तंबू वगैरह नहीं लगा सकती, टेंट वगैरह नहीं लगा सकती, लेकिन चाइनीज आर्मी यहाँ तक रह सकती है, लेकिन यहाँ से आकर यहाँ तक आ गई फिंगर 4 एरिया तक। तो यहाँ से अब पीछे हटना स्टार्ट हो गया चाइना के द्वारा। और प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का पार्ट यहाँ तक है, फिंगर 4 तक इंडिया क्लेम करता है कि 8 तक मेरा पार्ट है, जबकि चाइना प्रेजेंट में 8 तक है, लेकिन चाइना का कहना है कि यहाँ पर फिंगर 4 एरिया तक मेरा है। तो ये दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है, तो अब पैंगोंग जो लेक है वहां पर भी जो स्टैंड ऑफ है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो माय डियर फ्रेंड्स आपको याद रखना है। चलिए आगे, यहां पर व्हाट्सएप, ईमेल एंड फैक्स से समन भेजने की मिली इजाजत। समन का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई कन्विक्ट है या फिर कोई लोग है जिनको अदालत में बुलाना है, तो उनको समन भेजने के लिए क्या करते हैं, हम डाक टिकट भेजते हैं, ताकि उनको उपस्थित होना पड़ता है, कहां पर, उनको उपस्थित होना पड़ा अदालत में। लेकिन आजकल कोरोना वायरस के कारण क्या व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स से भी समन भेज सकते हैं। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कदम किस लिए उठाया, व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स से भेजने के लिए, क्योंकि कानूनी परिवार के अनिवार्य समन और नोटिस भेजने की इजाजत दे दी है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कोरोना वायरस के कारण ये सभी संभव नहीं है। स्पेशली यहां पर अगुवाई में माना कि अदालत के संज्ञान में लाया गया कि नोटिस, समन और वाद सेवा के लिए डाकघरों का दौरा अभी करना संभव नहीं है, इसलिए इन्होंने अलाउ कर दिया है। हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस याद रखना कि टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा जो सौर परियोजना है वो भी स्टार्ट हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आगे चलते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 2 किसी भी काम की न्यूज नहीं है, पेज नंबर 3 सिर्फ इतना सा याद रखना कि एशिया की सबसे बड़ी जो सौर परियोजना है, जिसमें लगभग 750 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा, और ये कहां पर स्टार्ट हुई है माय डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का जो रीवा क्षेत्र है, वहां पर इसको स्टार्ट किया गया है, मध्य प्रदेश का। तो सिर्फ आप इतना सा याद रखना, रीवा सौर परियोजना सस्ती बिजली और ग्रीन बिजली का उपहार देगा देश को, दैट्स इंपॉर्टेंट। यहां पर इतना सा आपको याद रखना, इसके बारे में ज्यादा और कोई पॉइंट ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ रीवा याद रखना है, उसके बारे में कोई ज्यादा याद नहीं रखना, दैट्स एनफ। चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 4, यहां पर किसी भी टाइप की कोई न्यूज नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हमारे काम की। पेज नंबर 4 पर पेज नंबर 5, पूर्वी लद्दाख में LAC से पूरी तरह हटाए जाएंगे सैनिक। तो यहां पर चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान, इंडिया हो चाहे चाइना हो, दोनों के सैनिकों को पीछे हटाया जाएगा LAC से, ये बातें चल रही है। और ये मैंने पहले भी बताया कि LAC पे कौन कौन से रीजन, वो सभी हमने देखे। और साथ में चाइना के सुर बदल गए, वो अलग बात है, किस टाइप से सुर बदले ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट LAC की जो प्रॉब्लम है वो उसको मैंने काफी लगातार 10 दिनों से हम सोल्व कर रहे हैं। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं, आज नए कोई देख रहा हो, तो प्रीवियस को जो लेक्चर्स हैं उनमें जाकर देख सकते हैं। उइगर मुसलमानों के पीड़न पर भाजपा ने खोली चीन की पोल। यहां पर क्या मामला माय डियर फ्रेंड्स, उइगर मुसलमान कहां है, ये हम देखेंगे। अगर आप यहां पर देखोगे माय डियर फ्रेंड्स, उइगर मुसलमान, तो इनके लिए एक फिक्स है, क्या माय डियर फ्रेंड्स, कि उइगर मुसलमान चाइना का जो सिंजियांग प्रांत है, वहां पर उइगर मुसलमान पाए जाते हैं। उइगर, अगर आप यहां देखोगे, हमने पहले भी देखा था माय डियर फ्रेंड्स कुछ न्यूज में। यहां पर आप देखोगे, यस, ये चाइना है। यहां पर ये चाइना का पूरा मैप है। यहां पर एक मुस्लिम कम्युनिटी पाई जाती है जिसका नाम है उइगर मुसलमान। और ये कहां पर, ये पूरा चाइना का अगर मैप देखें, यहां पर ये पूरा चाइना है, यहां पर चाइना है कंप्लीट। ओके, यहां पर इसको देखना, यहां पर उइगर मुसलमान, यहां पर है, इस एरिया को बोलते हैं सिंजियांग प्रांत। यहां पर उइगर मुसलमान है, और यहां पर लगभग इनके 10 लाख उइगर मुसलमानों को कहां रखा गया है, इस हिरासत में। मींस इनके लिए छोटे छोटे हिरासत घर बना दिए गए, उनमें इनको रखा जाता है, क्योंकि चाइना का कहना है कि इनके द्वारा उग्रवाद फैलाया जा रहा है, उग्रवाद। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसलिए इसका विरोध होता है कि आपने 10 लाख सैनिकों को अपने ही देश में हिरासत घरों में रख रखा है, जैसे एक अपराधी की तरह काम कर रहे हैं वो। इसलिए उइगर मुसलमान कहां की समस्या है, चाइना की। और इसी प्रांत को इसीलिए
जो चाइना वो डेवलप करना चाहता है कि उइगर मुसलमान की जो उग्रवाद की समस्या खत्म हो, इसके लिए चाइना ने क्या किया, जो सिंजियांग प्रांत है उसी के कासगर शहर को किससे जोड़ दिया, पीओके से होते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा हिंद महासागर में स्थित ग्वादर पोर्ट से, ग्वादर पोर्ट हिंद महासागर में जो अरब सागर है उसका पार्ट है, वो वहां पर ग्वादर पोर्ट से जोड़ दिया, इसीलिए ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। तो चाइना की एक दुखती रग है क्या, उइगर मुसलमान। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स इंटरनेशनल लेवल पर कई बार उसका विरोध किया जाता है कि मुसलमानों के साथ इसका जो व्यवहार है चाइना का वो अच्छा नहीं है। तो उइगर मुसलमान प्रॉब्लम कहां से, वो आप याद रखना। होले होले चीन पर निर्भरता कम करेगी फार्मा इंडस्ट्री। हमारी फार्मा जो इंडस्ट्री मींस जो दवाइयां निर्माण होती है उसके लिए कच्चा पदार्थ आता है, उसके लिए लगभग 70% हम कहां पर डिपेंड है, चाइना पर। तो जब तक हमें वो कच्चे पदार्थ की जो माल है रॉ मटेरियल उसके लिए चाइना पर हम कमी नहीं करेंगे तब तक हम उसके लिए पूरा काम नहीं होगा। यहां पर इंपॉर्टेंट, विश्व भर में भारत सबसे अधिक दवाइयां बनाता है, दूसरे देशों में बेचता है, लेकिन दवा उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स है उसका 80% हम आयात करते हैं चीन से। दैट इज इंपॉर्टेंट। भारत अपने स्तर पर अभी तक 5 से 10% उत्पादन कर रहा है, जो नाकाफी है। इस कारण भारत ने अपने कच्चे माल की उपलब्धता के लिए कदम बढ़ाए हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई चाइना taking action at LAC because we are totally dependent for our pharmaceutical on China for especially एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो एक रॉ मटेरियल की तरह काम आता है, किसमें हमारा जितना में फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसमें। सो दैट इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हम इन चीजों से निपटेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे देश में ही कच्चा माल जो है उसको उत्पादन करें, तब जाकर हमारा क्या हो सकता है, देश की जो आयात पर निर्भरता है स्पेशली दवा पर, दवा का उत्पादन हम सबसे ज्यादा करते हैं इंडिया में, लेकिन कच्चा माल कहां से मंगवा रहे हैं, कच्चा माल हम कहां से मंगवा रहे हैं, चाइना से। दैट इज मेजर प्रॉब्लम। चलिए आगे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर मैं बता रहा हूं, इफ यू वांट टू जॉइन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो आपको थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा, और राजनीति हमेशा आपके पीछे हाथ धो के पड़ी रहेगी, चाहे आईएएस बनो, पूरी तरह राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन में गठजोड़ हो चुका है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि पेपर जो है, न्यूज़पेपर, उनका भी गठजोड़ हो गया है। यहां पर खेल खत्म। यहां जिस तरह की यहां रिपोर्टिंग की जाती है माय डियर फ्रेंड्स, ये समाज के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है। मीडिया को थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। जिस तरीके से यहां गोलियों के निशान दिखाए जाते हैं पेपर्स में कि खेल खत्म हो रहा है, गोलियां, तो ये क्या है, लोकतंत्र की सही परिभाषा नहीं है। जिस तरीके से इनको रिपोर्टिंग करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से इनको रिपोर्टिंग करना चाहिए उस तरीके से न्यूज़पेपर वाले रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। और आप देखना द हिंदू में कल से आज भी पेपर में आया है, द हिंदू में लगभग 10 से लेकर 15 दिनों तक ये पूरी न्यूज चलेगी और इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि इस तरीके से इंस्टेंट जस्टिस की बात नहीं होनी चाहिए। और आप सभी को अगर पता हो तो तेलंगाना में रेप केसेज के मामले में भी 4 अभियुक्तों को डायरेक्टली गोली से उड़ा दिया गया था पुलिस के द्वारा। इंस्टेंट जस्टिस, वहां पर भी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े साहब, उन्होंने कहा था कि समाज में इंस्टेंट जस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गड़बड़ किया है, आप भी, अगर किसी ने अन्याय किया है आपके साथ, अगर आप भी उसके साथ बिना न्याय की प्रक्रिया को फॉलो किए अगर उसी तरह न्याय करना चाहते हो तो फिर न्याय की परिभाषा यहां पर नहीं हो सकती देश में। तो आपको न्याय देने की एक पूरी प्रोसीजर है, उसको फॉलो करो। अगर उस प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको खत्म करने का काम गवर्नमेंट का है, ना कि उस प्रोसीजर को छोड़कर, संविधान की बातों को छोड़कर आप एक अलग से जो प्रोसीजर है जिसको एक ऐसे देश में अपना जाए तो फिर हमारे देश में तालिबान, हमारे देश में मॉब लिंचिंग, इन जैसे वो लोग काम करते हैं उसमें और हमारे डेमोक्रेसी में कोई अंतर नहीं रह जाता माय डियर फ्रेंड। और इस तरीके से फ्रेम करना कि पिस्तौल लूटकर भाग रहा था, कार पलट गई, मुझे लगता है कि हमारे देश के लोगों को बेवकूफ बनाने की पूरी बातें हो रही है कि हम लोग इतना भी समझ नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है देश में। तो ये कम से कम ये जो मामले हैं इसमें ये सामने आना चाहिए था कि कौन कौन से लोग यहां तक इस पर्टिकुलर अपराधी को इतना आगे बढ़ने में किसने इसका सहयोग दिया है। वो सभी जो पर्दे के पीछे हैं वो सब जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक देश की जो ये प्रॉब्लम है वो कभी सोल्व नहीं हो सकती। तो चलिए आगे, पेज नंबर 7, खेल खत्म। अगेन वही पेज नंबर 8, यहां पर मुठभेड़ का सच, यहां पर काम का है, यहां पर दैट्स इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहां पर
कि क्या कहना चाह रहे हैं आर्टिकल, आपको थोड़ा समझ में आए तो दैट्स गुड। यहां पर इस पर यकीन करना कठिन है, इस पर यकीन करना कठिन है कि दुर्दांत विकास दुबे सचमुच में मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन पुलिस के दावे हैं कि हैरानी प्रकट करता है। सच्चाई से मुंह मोड़ना, मतलब पुलिस ने जो दावे किए हैं उस पर हैरानी प्रकट करना भी सच्चाई से मुंह मोड़ना है। हैरानी प्रकट कर सकते हैं। अपने देश में ज्यादातर मुठभेड़ें क्या होती है, संदिग्ध होती है। और मैं यही कहा था कि पुलिस अगर ऐसा करती है तो पुलिस अपने फायदे के लिए कभी किसी निर्दोष की भी जान ले लेगी। कुछ महीने पहले हैदराबाद में हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को मार गिराया था, तो उसी तरह हंगामा मचा था जैसे 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे विकास को कथित मुठभेड़ में मारे जाने के बाद मचा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने, मुख्य न्यायाधीश साहब ने यह कहा था कि न्याय बदला लेने में तब्दील नहीं होना चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि जैसे 8 पुलिसकर्मी मारे गए, उसके घर तोड़ दिया गया, उसके गाड़ियों को तोड़ दिया गया उसके, और ये कहीं ना कहीं आपके अधिकार नहीं है, एग्जीक्यूटिव का ये अधिकार नहीं है, कार्यपालिका का ये अधिकार नहीं है कि किसी का घर तोड़ दो। आपको एक पूरी कानूनी प्रक्रिया उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन क्या खुखार अपराधियों को उनके लिए किए की सजा देने वाला तंत्र में सुधार की कोई ठोस कदम उठे? ऐसी कोई सूचना नहीं। हकीकत तो यह कि अगर हैदराबाद की मुठभेड़ न होती तो शायद देश दहला देने वाला निर्भया कांड के अपराधी अभी भी फांसी की सजा का इंतजार कर रहे होते। आखिर इस सच को स्वीकार करने में कब तक बचता रहेगा कि अपने यहां अपराधियों को सजा सुनाने में अंधेरी की हद तक देरी नहीं होती, बल्कि सजा पर अमल में अनावश्यक विलंब होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है? हम जुडिशरी में रिफॉर्म्स करें। इस तरह पता नहीं क्यों, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। इसलिए पता नहीं क्यों यहां पर समझना माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए पता नहीं क्यों इस सच में भी खूब अनदेखी हो रही है कि हमारी आपराधिक प्रणाली इतनी नकारा है कि ज्यादातर अपराधी छूट जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। यदि अपराधी माफिया किस कम खाओ, सजा मिलने की संभावना कम हो जाती है। और अगर कोई माफिया राजनीतिक रूप से सक्रिय हो तो आज इसका चलन है। और आप देखे होंगे, कल ही मैंने बात की थी, राजनीति का अपराधीकरण तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। मोर देन 40% लोकसभा में इस समय ऐसे लोग एमपी चुनकर आए हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। साथ में आज का चैनल क्या है, जेल जाने के बाद पंचायत, जेल जाने के बजाय पंचायत विधानसभा संसद पहुंचने के आसार बढ़ जाते हैं। और क्या इस शर्मनाक सच से अनजान है कि विधान मंडलों में आपराधिक पृष्ठभूमि वालों की संख्या बढ़ती जा रही है? क्या हम इसे नकार सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए घातक होती जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। हैरानी नहीं कि इस कारण राजनीतिक अपराधीकरण पर लगाम लगाने की हर पहल नाकाम हो रही है। निर्वाचन आयोग यह कहते कहते थक गया कि कम से कम उन्हें चुनाव लड़ने से रोको जिन पर संगीन अपराध में लिप्त होने के आरोप हो। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यह अनसुनी राजनीतिक अपराधीकरण को खाद पानी देने का काम कर रही है और साथ ही विकास दुबे के शरीर में माफिया तैयार कर रही है। न्याय और नीति के तगाजा यही कहता है कि अपराधी चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके मामले में विधि सम्मत प्रक्रिया का प्रभावी ढंग से पालन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यह केवल किताबी ज्ञान बनकर रह गया है। सभ्य समाज संदिग्ध किस्म की मुठभेड़ों की इजाजत नहीं देगा, लेकिन वह इसकी भी नहीं देगा कि कोई विकास दुबे थाने में घुसकर हत्या कर दे और फिर छूटा घूमता रहे। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स हमारे समाज में माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अगेन टेलिंग यू, परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए इन सभी प्रॉब्लम्स का, ना कि इनको राजनीति का मुद्दा बनाकर छोड़ दिया जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या याद रखोगे, हमारे आबादी की उपयोगिता बढ़ाने में देरी। हमने हमारी आबादी को सही से उपयोग नहीं किया। यहां क्या कह रहा है ये कि सांख्यिकी लाभांश, इसे बोलते हैं डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड। जनसंख्या की लाभांश क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर हमारे ज्यादातर जनसंख्या अगर वो युवा है, मिस वो 18 से ज्यादा या लगभग 65 साल से कम की है, तो ये युवा है, तो इसे बोलते हैं हम जनसंख्या लाभांश। और जनसंख्या लाभांश इसलिए इंडिया कि यहां पर ज्यादातर लोग जो है युवा है। तो लेकिन हम उनको सही से उपयोग नहीं कर पाए, उसका रीजन क्या है, हम इसको कैसे उपयोग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम इस पर्टिकुलर जनसंख्या को अगर स्किल डेवलपमेंट करवाते, अच्छी एजुकेशन देते, अच्छा हेल्थ देते, हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाते ताकि सभी को रोजगार मिलता, तो ये हमारे देश के उत्पादन में काम आते, लेकिन हमारे देश में कमी रही कि हमने ना स्किल डेवलपमेंट अच्छे से करवाया, ना अच्छे से एजुकेशन दी, ना अच्छे से हेल्थ दिया, ना हमारा इंडस्ट्री जो है उतना अच्छे से ग्रोथ कर पाया। इसलिए जो लोग हैं वो उनका जनसंख्या जो लाभांश है
जो वो उत्पादन के रूप में हमको देते देश को, वो हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो यहाँ पर पूरा यही कहा गया कि हमारे यहाँ पर कितने लोग हैं, ज्यादा डाटा के चक्कर में मत पड़ना, केवल इतना सा याद रखना कि जनसंख्या लाभांश यहाँ पर क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर ये याद रखना कि जनसंख्या लाभांश से हमको क्या फायदा होता, हम कैसे यहाँ पर कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा याद रखना कि 2019 में प्रकाशित यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के 47% युवा के पास बाजार के अनुरूप आवश्यक शिक्षा और कौशल नहीं है। बाजार को क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, बाजार को क्या चाहिए, बल्कि यहाँ पर देश की युवा आबादी न सिर्फ देश के लिए आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि उत्पादन, उपभोग, निवेश, नवाचार, अनुसंधान, निर्यात में भी अवसर पैदा करती है। यदि काम लायक हाथों में काम नहीं मिलता तो फिर युवा आबादी एक समस्या बन जाती है। और देश में 21 से लेकर 35 आयु की लगभग 10 करोड़ की आबादी ऐसी है जिनके पास कोई कौशल विकास नहीं है। और एक कम कौशल विकास के कारण क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, या तो कौशल विकास नहीं है या कम कौशल विकास है। इसके कारण प्रॉब्लम क्या होगा, आप देखना माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कि इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त साबित हो रही हो अकुशल और रोजगार विहीन कुंठित युवा जो है वो सामाजिक सद्भाव और कानून व्यवस्था और आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। फिर वो क्या होते हैं कि वो अपराधी बन जाते हैं विकास दुबे जैसे। और भारत में कौशल विकास की कई योजनाएं चलाई गई, किंतु बाजार के अनुकूल प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण कौशल विकास की कमी के कारण अभी भी सुनियोजित लाभ नहीं मिला। अब मानिए कि हमको जरूरत है एक रोबोट को चलाने वाला व्यक्ति और हम एक पेचकस कसने वाला इंजीनियर बना रहे हैं। आजकल जरूरत है किसी दूसरे रोजगार की, आजकल जरूरत है टेक्नोलॉजी से लेस एक व्यक्ति की, जबकि हम अभी भी क्या सिखा रहे हैं, वेल्डिंग करना। तो ये सभी प्रॉब्लम्स है जिनका सॉल्यूशन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। जिला लेवल पर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, उनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है। लघु कुटीर उद्योग जो इनको श्रम शक्ति की जरूरत है, उनके बीच तालमेल के लिए एक नोडल अधिकारी और डीएम की जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए कि उसके अनुसार पाठ्यक्रम बनाए, उसके अनुसार शिक्षा दी जाए, तो ये सभी काम होगा। साथ में अन्य देशों में बुजुर्ग की संख्या बढ़ने से नर्सों और पैरामेडिकल सेवाओं की मांग आने के समय अत्यधिक बढ़ जाएगी। तो इससे हमारे युवाओं को क्या करना चाहिए, नर्सिंग वगैरह की प्रशिक्षण देना चाहिए। तो देश में विदेश में जिस प्रकार से जिन चीजों को लेकर आने वाले समय में रोजगार के अवसर बनते हैं, उसी रोजगार के अनुसार हमको क्या करना चाहिए, हमारे देश के बच्चों को क्या करना चाहिए, स्किल डेवलप करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, नाजी जर्मनी जैसा कम्युनिस्ट चीन कोई काम का नहीं है। आप इतना सा देते हो नाजी जर्मनी, इसलिए कि नाजी जर्मनी जो था उसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और सबसे जो इंपॉर्टेंट यहां पर अगर आप देखोगे, क्या नाजी जर्मनी मींस चीनी की करतूत, सूची लंबी है। गलवान में सीमा मर्यादा को तोड़ा उसने, यहां कहा गया। उसके बाद देखेंगे आप जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा था कि चीनी हिंदू चीनी भाई भाई और पंचशील सिद्धांत दिया, लेकिन उसको 1962 में चाइना के द्वारा क्या किया गया, उसको महत्व नहीं दिया गया। और क्या किया चाइना ने एक तरह से क्या किया, अधिकार कर लिया हमारे एक्साई चीन पर। वो हमारे लिए कहीं न कहीं क्या था, प्रॉब्लमेटिक। आगे हम यहां देखें तो यहां पर क्या किया गया माय डियर, नाजी जर्मनी क्या था, विस्तारवाद और उसके आने पर प्रभावों को हमारे मोदी साहब ने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के कटु स्मृतियों को ले जाता है। नाजी जर्मनी ने क्या कहा, जर्मनी ने भी तमाम मुल्कों, नाजियों के समय जर्मनी ने तमाम मुल्कों के खिलाफ मोर्चा खोलकर बहुत उन्मादी व्यवहार कर हिटलर की विस्तारवादी नीतियां जर्मनी को भरोसा दिलाया था कि वे पराजित है और सभी पड़ोसी देशों पर कब्जा करने के साथ ही अमेरिकी सरपरस्ती वाले ब्रिटेन और रूस को तबाह कर सकते हैं। उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया में घुसपैठ कर इन्होंने अपने अभियान का आगाज किया और फिर नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, यूगोस्लाविया, ग्रीस के बाद लग्जमबर्ग, नीदरलैंड को हड़प लिया। जब उसने फ्रांस और फिर रूस में घुसपैठ की तो अपमानित होकर मुंह की खानी पड़ी और जितना हट पाओ उससे भी पचा नहीं सका और इसे अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं था और इस देश की मूर्खता अनुवाद मिसाल ही कहा जाएगा। हाल ही में चाइना भी ऐसा ही कर रहा है। वह क्या कर रहा है, चाहे एलएसी हो इंडिया का चाहे वो एलएसी हो या फिर साउथ चाइना सी हो, स्मार्टले द्वीप हो, इन सभी में क्या कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या कर रहा है, तेजी से अपना दावा कर रहा है। इसलिए यहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, तमाम अन्य देश के सामुद्रिक और संप्रभु अधिकारों को चुनौती दे रहा है।
23 देशों के साथ उसका विवाद चल रहा है, उसे हांगकांग ताइवान के साथ वादा खिलाफी की है और दुनिया के लगभग 80 साल पहले के निरंकुश नाजी दौर की याद दिला रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर याद करना, हाल ही में भारत द्वारा चीन के खिलाफ बिगुल बजाने के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, आसियान सभी देशों ने चीन को आड़े हाथों लिया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो प्रॉब्लम करा चाइना, वो कहीं ना कहीं यहां पर गलवान गाठी ये सभी जो है हमने देखा। और साथ में यहां पर अगेन पंचशील हिंदू चीनी भाई भाई को बुला देने का समय है। प्रधानमंत्री ने बार बार दोहराया कि हम बुरी नजर वालों से मेलजोल की जरूरत नहीं, वैसे भी शांति भीरुता दिखाने का से नहीं, सामर्थ्य से आती है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि चाइना को उसी की बात में जवाब देना जाना चाहिए। चाइना जिस तरीके से कूटनीति चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर चाइना के ऊपर दबाव डाला जाना चाहिए। तो ये सभी एक इंपॉर्टेंट है। गांव में ऑनलाइन शिक्षण की चुनौती क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि गांव में अगर ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर एक हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, अच्छे मोबाइल्स नहीं है, साथ में कभी कभी लाइट्स नहीं आती। तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है माय डियर फ्रेंड्स गांव में, साथ में डिजिटल लिटरेसी नहीं है, कईयों को मोबाइल नहीं चलाना आता, ये सभी टिकटॉक चला लेंगे लेकिन क्लासेज कैसे करनी है वो नहीं समझ में आएगी। तो टिकटॉक चलाना, क्लासेज में करना, ऑनलाइन क्लासेज में इंटरेस्ट जनरेट करना, वो सभी थोड़ा डिफिकल्ट काम है। इसलिए ये सभी बातें आपको, ये नॉर्मल है, इन सभी बातों में आप अपना व्यू डेवलप कर सकते हो, व्यू डेवलप, तो इसमें पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। चीन से कारोबारी रिश्ते बनाए रखने की मजबूरी, ये क्या मजबूरी है, मैंने पहले भी बताया कि जैसे 80% हमारा जो माल है, कच्चा माल कहां से आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, किसका, दवाइयों का। अगर दवाइयां नहीं बनेगी तो क्या होगा, उसी तरह हर क्षेत्र, चाहे वो लाइटिंग का क्षेत्र हो, चाहे वस्त्र का क्षेत्र हो, छोटे छोटे क्षेत्र, उनमें चाइना से हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए चाइना से कारोबारी रिश्ते बनाए रखने की अभी मजबूरी है। हाँ, धीरे धीरे जब इंडिया क्या हो जाए, आत्मनिर्भर भारत बन जाए, उसके बाद हम धीरे धीरे एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं और इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी वही बातें हैं कि चाइना से हम किसका आयात करते हैं, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हम चाइना को पूरी तरह क्या नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स, दूर नहीं कर सकते, हमसे दूर नहीं कर सकते। तो यहां पर आपने देखा होगा चाइना क्या करता है, सस्ता माल निकालता है, सस्ता माल बेचता है माय डियर फ्रेंड, पूरे वर्ल्ड में सस्ता माल। और यहां पर आज विश्व की अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा जो दुनिया भर में 40% सामग्री की आपूर्ति करता है, उसका बहुत कुछ संदेह के घेरे में है। यहाँ क्या संदेह के घेरे में है ये हमें नहीं पता। इस टाइप की लैंग्वेज आप डायरेक्टली यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते यूपीएससी में कि संदेह के घेरे में, ये घेरे में। डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करो, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करनी यूपीएससी में। सबसे मेन है कि हमारे फार्मा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन संबंधी वस्तुओं पर पाबंदी लगाई तो नतीजा हमारे पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि ये उद्योग बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, लाभ अर्जित करने वाले करीब 15 ऐसे उद्योग है माय डियर फ्रेंड्स, उद्योग हैं जहां से एमएसपी भी खत्म हो जाएगी, लाखों लोगों को बेरोजगार होगा, उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा, सस्ते आयात पर प्रतिबंध लगाने से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जिससे मध्यम वर्ग को नुकसान होगा। तो जब तक आप सक्षम नहीं बन जाते, जब तक मजबूत अर्थव्यवस्था और सक्षम नेतृत्व बनने में समय लगता है। चीन ने दशकों पहले इसकी योजना बनाई थी और फिर उसे बेहतर तरीके से लागू किया। यह सौभाग्य की बात है कि चीन ने ऐसे समय में वैश्विक वर्चस्व की योजना बनाई जब भारत इससे बेहतर स्थिति में है। अभी माय डियर फ्रेंड्स, जनसंख्या की हमारे अनुकूल है, मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन ये सब कहने की बातें माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक मेक इन इंडिया हमारा तक पूरी तरह सफल नहीं हुआ। और हमारे लिए एक बड़ा सबक है मेक इन इंडिया, आधुनिक विनिर्माण को आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर भूमि अधिग्रहण राजनीतिक प्रभाव और जटिलताओं से घिरा हुआ है, जिसको आज सोल्व कर लिया जाना चाहिए। उसमें 10 साल लगते हैं सोल्व करने में। तो जो चीजें आज हम बोलते रहते हैं कि इसको सही करो, वो सही होती नहीं है। तो ये सभी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर सही हो जाए तो इंडिया को ज्यादा से ज्यादा 10 साल लगेंगे चाइना को पछाड़ने में, लेकिन 10 साल नहीं 50 साल तक तो हमारे रिफॉर्म्स नहीं होंगे, तो 10 साल तो आप छोड़ दीजिए। तो ये सभी एक बड़ी प्रॉब्लम्स है इंडिया को लेकर। जो मैंने कहा कि जो रिफॉर्म्स है वो थोड़े तेजी से हो, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स हो, चाहे वो लेबर रिफॉर्म्स हो, चाहे वो कैपिटल को लेकर हो, तब जाकर हमारे देश का विकास क्या होगा, तेज। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं, आप अपने अनुसार एक व्यू डेवलप कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, और यहां पर लिख सकते हो। ये पूरा आर्टिकल काफी अच्छा था। बहिष्कार से दिया जाए करारा जवाब। और ये मैंने पहले भी बोला था कि कितना बहिष्कार करोगे, हर घर में चाइनीज मोबाइल है, कितना बहिष्कार करोगे। अगर आप इतने देशभक्त बनते हो तो अपने मोबाइल को फेंक दो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। हमारे कुछ खुद के भी स्वार्थ है माय डियर फ्रेंड्स, इतना आसान नहीं चाइना को बहिष्कार करना।
आपको मैंने फिर कहा कि नेताजी कह रहे हैं मोबाइल पर कि बहिष्कार का काम करो, चाइना को बहिष्कार करो, लेकिन नेताजी खुद मोबाइल से जिससे बात कर रहे हो चाइना से है। रीजन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, हम ऐसे बहिष्कार से पूरा फायदा नहीं उठा सकते। रीजन ये है कि चाइना अगर 10,000 का मोबाइल दे रहा है, दूसरी कंपनी का वही मोबाइल 12 से 14,000 का है और सेम उसी टाइप का क्या है उसमें फीचर्स, तो चाइना का पहला खरीद रहे हैं। तो हमारा काम क्या होगा, 10,000 की जगह 8,000 का प्रोवाइड करो, 10,000 की जगह 8,000 का मोबाइल प्रोवाइड करो उसी तरीके का, तो लोग क्यों चाइना का खरीदेंगे। सबसे जो मेन है यहां पर, आप रिप्लेस करो। रिप्लेस से अच्छा यहां पर कुछ नहीं है। जब तक आप खुद के डेवलप नहीं करोगे यहां पर, तब तक यहां पर कुछ नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। तब तक ये थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम। तो इसीलिए याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए याद रखना कि इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि हम हमेशा अपने आप को बेहतर बनाएं। दूसरों को बैन करने से हम वो नहीं हो सकते सही। जब तक हमारी इंडस्ट्री, हमने बैन कर दिया उसके बाद इंडस्ट्री जनरेट नहीं करे तो भी कुछ नहीं हो सकता। साथ में अगर हम बैन कर दिए, यहाँ के लोग महंगा सामान बना रहे तो भी लोगों को नुकसान। तो दोनों तरफ से आपको क्या करना पड़ेगा, सोच के चलना है। यहां पर टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसमें सरकार, फिर अगेन देखो, सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट देने की बनाई योजना इंडिया में बहुत बनती है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन ग्राउंड लेवल पर करप्शन होने के कारण क्या होता है, वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाती। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट वो जो प्रॉब्लम है उसे क्या करना चाहिए, उसे सोल्व करना चाहिए। और यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आप क्या याद रखोगे, यहां पर एक वर्ड आया एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने का प्राथमिकता देंगे हम। मुक्त व्यापार समझौता का मतलब ये नहीं है कि यहां पर क्या होता है, एक देश है दूसरा देश, जब हम किसी देश में निर्यात करते हैं और जब हम आयात करते हैं तो आपस में क्या करते हैं, ये सीमा शुल्क जो रहती है या तो उसको जीरो कर देते हैं या कुछ मात्रा में कम कर देते हैं, इसे बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मींस ऐसा नहीं कि पूरी हर सामान पर जीरो ही कर दें, ऐसा नहीं है। कुछ सामानों पर हम जीरो कर सकते हैं, कुछ पर कम कर सकते हैं। जैसे पहले 50% लगता था, आप उसको 30% कर लें, इस टाइप से। तो यहां पर 11 नंबर पर हमारे लिए कोई काम की न्यूज नहीं माय डियर फ्रेंड्स, 12 पर कोई काम की न्यूज नहीं है एंड 13 पर भी यहां पर कोई काम की न्यूज नहीं है। तो यहां पर है पेज नंबर 14, जो लास्ट पेज नंबर है, यहां पर भी हमारे लिए किसी काम का न्यूज नहीं है। तो ये सभी पॉइंट्स थे माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स थे जिनको मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको दैनिक जागरण के आज जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस। एंड डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दें और साथ में मुझे लिख दें कि आपको समझ में आ गया। तो सी मींस क्रिस्टल क्लियर। अगर आपको कंफ्यूजन है तो सी लिख के सी नहीं छोड़ना है, आप ये लिखो कि कंफ्यूजन कहाँ है, क्या सुधार होना चाहिए, तब जाकर आप बेहतर कोई भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको ले पाओगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगेन थैंक यू वेरी मच। अगेन कल मिलते हैं वीडियो के साथ। थैंक यू।